हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में चोलाज एम्पायर के हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन को मैंने डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में मैं चोलाज एम्पायर का जो वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चोलाज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो मोनार्कियल था, राजतंत्र था। उसमें राजा जो थे वे अल्टीमेट पावर में होते थे। राजा सुप्रीम हेड होते थे, वे अपने ऑफिसर्स लोगों को आदेश देते थे और ओरल आदेश देते थे और उसके अकॉर्डिंग राज शासन चलता था। ओके, तो सबसे मैंने कल डिस्कस किया था कि जो चोलाज एम्पायर थे, सबसे फर्स्ट उनका जो कैपिटल था वह तंजावुर में था। बाद में गंगैकोंड चोलपुरम, कांचीपुरम, मदुरै वो भी रीजनल कैपिटल्स बना। ठीक है, और फिर जो राजा होते थे वो सबके सुप्रीम हेड होते थे और इन सब एरियाज़ में इनके द्वारा जो ऑफिसर्स जो रखे गए थे, सामंत जिसको बोलते थे, ये छोटे छोटे एरियाज़ को चलाते थे। ठीक है, तो जो चोला डायनेस्टी है वे बहुत सारे प्रोविंसेस मतलब प्रांतों में डिवाइडेड थे और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, मंडलम। और ये जो मंडलम थे बाद में फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसको कि वालानाडूज कहा जाता था। वालानाडूज भी है, वे भी सब डिवाइडेड थे छोटे छोटे विलेजेस में, और इन छोटे छोटे विलेजेस को कोट्टाम्स या कुट्टरम्स कहा जाता था। ये जो कुट्टम्स है ये छोटे छोटे विलेजेस होते थे जिसको कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो हम लोगों को यह जानने को मिलता है कि जो चोला एम्पायर थे वो उसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था। जो विलेजेस थे, विलेज स्तर पर उन लोगों को हक था कि वे लोग अपने विलेजेस को रूल कर सके। छोटे छोटे विलेजेस जो थे उनके लीडर होते थे लोग जो उन छोटे छोटे विलेजेस को चलाते थे, मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था चोलाज एम्पायर में। ओके, तो अब ये जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था चोलाज एम्पायर का, विलेजेस जो था वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। फर्स्ट कैटेगरी इंटर कास्ट विलेज, सेकेंड ब्रह्मदेव, थर्ड देवदान। इंटर कास्ट विलेज जो है वो ऐसा विलेज होता था जिसमें कि सभी कम्युनिटी के लोग रहते थे और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। सेकंड टाइप हो गया ब्रह्मदेव। ये ऐसे विलेजेस हो गए जिनको कि ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था और ब्राह्मणों से कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं किया जाता था। ब्राह्मण जो होते थे वे लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, वेदास पढ़ाते थे, मंदिरों में उनका हक होता था और ब्राह्मण जो होते थे वो बहुत प्रोस्पेरस हुआ करते थे। चोलास पीरियड में ब्राह्मण जो थे वो उनका जो सुप्रीम पावर था वो बहुत प्रोस्पेरस हुआ करते थे। क्षत्रिय उस वक्त नहीं थे, पीजेंट्स होते थे और वे भी बहुत प्रोस्पेरस होते थे। ओके, थर्ड जो टाइप ऑफ विलेज था वह था देवदान। ये जो विलेज होते थे ये टोटली भगवान के लिए समर्पित था। टोटली ये मंदिरों के लिए समर्पित जो गांव होते थे उसको देवदान कहते थे। इसमें इन गांवों से जो टैक्स कलेक्शन होता था उसको पूरी तरह से मंदिर के कार्य में, मंदिर निर्माण में लगाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग चोला सिस्टम में 3 विलेजेस देखें, इंटर कास्ट विलेज, ब्रह्मदेव और देवदान। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि राजा चोला वन जो थे उनके समय में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत रॉयल हो गया था चोलाज एम्पायर का। राजा वन के समय में एक लैंड सर्वे कराया गया था और इस लैंड सर्वे के बाद जो उनका जो एम्पायर था उसको वालानाडूज में बांट दिया गया। ठीक है, और इस तरह से उनका एम्पायर चलता था जिसके जो हेड होते थे वो राजा होते थे। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग आते हैं जस्टिस में।
जस्टिस देने का जो जस्टिस यानी कि न्याय देने का जो सिस्टम था वो भी लोकल लेवल पे होता था। जो कि इनका जो पनिशमेंट का जो मेजर जो पनिशमेंट का जो सिस्टम होता था कुछ माइनर क्राइम्स के लिए वो था फाइन, या फिर उन लोगों को ऐसा डायरेक्शन दिया जाता था कि वे लोग कुछ चैरिटेबल इंडोमेंट के लिए कुछ दान दे दे। तो इस तरह का पनिशमेंट सिस्टम था। ओके, फिर जस्टिस हो गया। अब हम लोग आते हैं मिलिट्री। तो चोलास डायनेस्टी का जो मिलिट्री था वो बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री था और बहुत वास्ट था, जिसके कि सुप्रीम कमांडर किंग होते थे। मिलिट्री जो है वो 4 एलिमेंट्स में था। कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना थे, दूसरा एलिफेंट कॉर्प्स मतलब हाथी सवार सेना थे, थर्ड था इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, फोर्थ नेवी यानी जल सेना। ओके, इनका जो जल सेना था वो बहुत वास्ट था, जो कि इतना इनका नेवी वास्ट था कि ये लोग आसानी से समुद्र को पार कर लेते थे। बंगाल की खाड़ी को ये लोग पार करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इनका प्रभुत्व था। श्रीलंका को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड में जगह जगह पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन और राजतंत्र इन लोगों ने स्थापित किया था। चाइना तक इन्होंने अपना डिप्लोमेट भेजा था। ऐसा इस वजह से पॉसिबल हो पाता था क्योंकि इनका नेवी बहुत वास्ट था। ठीक है, इनके सेना में अलग अलग तरह के सोल्जर्स थे। जो सोल्जर्स थे, कुछ सोल्जर्स तलवार धारक थे, सोर्ड्स सोल्जर्स बोलेंगे, कुछ तीर धनुष धारक होते थे, कुछ भाला धारक सोल्जर्स होते थे, फिर कुछ स्पेयर्स और सील्ड्स जो होता है ऐसे सोल्जर्स इनके सेना में रहते थे। तो इस तरह जो इनका जो मिलिट्री था काफ़ी वास्ट था। ओके, अब हम लोग इसके इकोनॉमी में आते हैं। इनका जो इकोनॉमी था बहुत प्रोस्पेरस था चोला किंगडम का। इन लोगों का जो टैक्स का जो मेन सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, और जो ट्रेड से जो टैक्स होता था, तो ये इन लोगों के इनकम का मेन सोर्स था। जो चोला रूलर्स थे इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन को इन्होंने जारी किया था। चोला का इकोनॉमी जो है वो 3 टायर्स में बेस्ड था। फर्स्ट जो था वो लोकल लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उससे जो लोकल पीपल से जो टैक्स कलेक्शन होते थे वो हो गया। दूसरा था एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ करता था चोलाज एम्पायर में। और थर्ड था वीविंग इंडस्ट्री। वीविंग मतलब कि बुनाई। चोलाज के समय में जो वीविंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। सिल्क, मेनली जो सिल्क वीविंग का काम होता था, जो कांचीपुरम जो हम लोग अभी सुनते हैं कांचीपुरम साड़ी, वो चोलास के पीरियड में ही डेवलप किया गया था। इनका जो कांचीपुरम के जो सिल्क होते थे वे बहुत दूर दूर तक ट्रेड किए जाते थे। तो इस तरह से जो वीविंग इंडस्ट्री है वो भी चोलाज एम्पायर में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। जो वीविंग कम्युनिटी, जो 2 तरह के वीविंग कम्युनिटी उस वक्त में थे। एक थे सालियार और दूसरे काई कोलर नाम से जो बुनकार कह सकते हैं, वे लोग कम्युनिटी उस वक्त थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इरिगेशन। अब एग्रीकल्चर इतना अच्छा था तो उसके लिए इरिगेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया था चोला राजाओं के द्वारा। चोला जो रूलर्स है उन्होंने बहुत सारे कुएं बनवाए थे, टैंक्स बनवाया था, यहाँ तक कि उन्होंने डैम बनाया था। कावेरी रिवर और भी अलग अलग रिवर्स के थ्रू उन्होंने डैम बनवाया था, कैनाल्स बनवाया था, और नदियों के जल को अलग अलग गाँवों में किस तरह पहुँचाना है उसका इन्होंने पूरा रूट डेवलप करवाया था। कैनाल्स बनाया था प्रॉपर, जिससे कि इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था और खेती काफ़ी अच्छा होने लग गया था। जो राजेंद्र चोला प्रथम जो थे उन्होंने आर्टिफिशियल लेक मतलब कृत्रिम झील बनाया था इन्होंने। ठीक है, ये हो गया इरिगेशन का।
अब उस वक्त चोलाज एम्पायर में जो मेटल इंडस्ट्री है, मतलब ज्वेलरी, आर्ट, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ओके, जो ज्वेलरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है बहुत ज़्यादा ही उस वक्त जो है वो इनके समय में बनाया जाता था, व्यापार किया जाता था, तो ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा सोर्स हुआ करता था। ठीक है, अब आते हम लोग सोसाइटी कैसा था चोलाज एम्पायर में। सोसाइटी काफ़ी प्रोस्पेरस था चोलाज किंगडम में। वहाँ पे उस वक्त हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। हॉस्पिटल्स जो है वो चोला के जो राजा होते थे वे लोग ही उनके द्वारा ही ज़मीन दान दिया जाता था और हॉस्पिटल्स का निर्माण वहाँ के लोगों के लिए कराया गया था। एक इंस्क्रिप्शन है जो तिरुमुकुड्डल इंस्क्रिप्शन, उससे हम लोगों को साक्ष्य मिलता है एक हॉस्पिटल का, और यह जो हॉस्पिटल है वह वीर चोला के नाम पर यह हॉस्पिटल था। इसका साक्ष्य हम लोगों को मिलता है तिरुमुकुड्डल इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, और अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो ब्राह्मण जो थे वे तो हाईएस्ट पोजीशन में थे। क्षत्रिय का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो फार्मर्स होते थे वो भी बहुत हाई पोजीशन वे लोग ऑक्यूपाई करते थे। मतलब चोलाज एम्पायर के समय में ऐसा कोई भेदभाव, छोटा बड़ा, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त तक डेवलप नहीं था चोलाज एम्पायर में। ओके, फिर अगर हम लोग एजुकेशन में आते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था चोलाज के समय में। वहाँ पे जो लोग थे वो लिटरेट हुआ करते थे, और इनका जो सोर्स ऑफ एजुकेशन हुआ था वह तमिल था, और जो राजा होते थे वो रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। जो उस समय के काफ़ी पोएट्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिजन्स रहे हैं जिनकी रचनाएं जो हैं अभी भी हम लोगों को मिलती हैं। ठीक है, उनका साक्ष्य हम लोगों को मिलता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि चोलाज किंगडम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। ठीक है, एजुकेशन हो गया। अब फॉरेन ट्रेड में आते हैं, तो चोलाज के समय में फॉरेन ट्रेड बहुत ही सुदृढ़ था इंडिया का। जो चोलाज जो थे वह भारत के बाहर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, बगदाद में, फिर आपका इस तरह से वे लोग ट्रेड पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया में, मालदीव में इनका ट्रेड हुआ करता था। ये लोग बेसिकली इंडिया उस वक्त एक्सपोर्टर हुआ करते थे। ठीक है, इनका जो सिल्क जो है, फिर इनका एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस है वह मेटल्स हो गया, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब ट्रेड होते थे इंडिया से। और जो चाइना थे, चाइना के साथ बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था। उस वक्त चाइना में सांग डायनेस्टी थे, और फिर श्री विजय एम्पायर जो शैलेंद्र राजा थे उनके अंडर था। श्री विजय एम्पायर को तो राजेंद्र चोला ने कैप्चर ही कर लिया था। ठीक है, और इस तरह से इनका बगदाद, कंबोडिया, ये लोग ट्रेडिंग पार्टनर हुए करते थे। तो फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी अच्छा था। फिर आर्किटेक्चर में आते हैं, तो आर्किटेक्चर चोलाज एम्पायर के समय में बहुत सारे शिव टेम्पल्स को बनाया गया था। इनका जो चोलाज स्कूल ऑफ आर्ट था वो द्राविडियन आर्ट पर इनका मंदिर बनता था। और इनका जो चोलाज स्कूल ऑफ आर्ट है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका इन्फ्लुएंस है, हम लोग को देखने को मिलता है। राजा चोला वन द्वारा निर्मित जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, वह काफ़ी भव्य है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगैकोंड स्वरम मंदिर, और एरत्वतेश्वरा मंदिर, फिर दारासुरम मंदिर, इन सभी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ओके, और यूनेस्को द्वारा कहा गया है कि ये जो टेम्पल्स है ये ग्रेट लिविंग ऑफ चोलास टेम्पल्स हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो चोलाज एम्पायर था वह तो बहुत वास्ट था, उसके साथ साथ उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह भी बहुत वास्ट था। ओके,
और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इनके इम्पोर्टेंट राजा और जो इसके इम्पोर्टेंट टेम्पल्स वगैरह है उसको भी डिस्कस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।